विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे ना हम लोग, तो आज क्या करना है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां, पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उससे पहले कुछ वनडे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो बता देता हूं मैं। जैसे कभी कभी पूछता है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई, तो आपने बोलना है कि न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। कौन थे? न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। शुरू के 4 याद कर लीजिए कि कौन थे। न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया, न्यायमूर्ति एम पतंजलि शास्त्री, न्यायमूर्ति मेहर चंद्र महाजन और न्यायमूर्ति वी.के. मुखर्जी। ये 4 नाम याद करने, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। फिर एक क्वेश्चन बनने की संभावना जो होती है कि वर्तमान में कौन है, तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ बोलते हैं इनको। नाम जो है 9 नवंबर सन 2022 से इनका कार्यकाल चल रहा है और अभी तक है, ठीक है। 50वें नंबर के हैं न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं? इसमें 2 लोग ऐसे हैं अभी तक, जितने 50 लोग बने हैं, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, नीदरलैंड, हॉलैंड के जज बने हैं। उसमें एक है पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, और न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक। और ये बता दूं आपको कि जो न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती हैं वो किसके जनक माने जाते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जनक माने जाते। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस देश में लोक हितवाद के प्रणेता जो हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। कौन है? इतना भी क्वेश्चन पूछता है कि लोक हितवाद या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल या जनहित याचिका के प्रणेता कौन है? आंसर मुख्य न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने। और आर.एस. पाठक जी जो 18वें नंबर जस्ट इनके बाद के थे, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या बने? जज बने। इतना समझ में आया? कितना होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज का कार्यकाल? अंदाजा लगाओ, क्योंकि अभी पढ़ा तो है नहीं आपने यूएनओ। और बोलो। और आंसर 9। हाँ, तो ये डिफरेंट सा है ना, तो इसलिए क्वेश्चन बनेगा। 9 साल का कार्यकाल होता है। पुनर दोबारे बनने के योग्यता रखते हैं वो लोग। क्या रखते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज होते हैं। अच्छा, पहले बताओ संख्या कितनी होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? 15 सदस्य, 15 जजेस होते हैं। कितने होते हैं? कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 ही लैंग्वेज बोली जाती है, या तो इंग्लिश या फ्रेंच। बाकी जगह यूएनओ की जो जितने भी वो हैं, वहां पर 6 भाषाएं होती हैं। क्या होती हैं? 6 भाषाएं होती हैं। वो 6 भाषाएं कौन कौन सी होती हैं यूएनओ की? बताओ भाई। एक तो मैंडेरियन होती है। अब आप बोलोगे मैंडेरियन कहाँ की भाषा होती है? कहाँ की होती है? चाइना की। और बताओ। इंग्लिश होती है, फ्रेंच होती है, और जल्दी चेक करें कौन कौन सी भाषा होती है यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं। अब जब आ गया तो सवाल आ गया, तो उसका जवाब ढूंढना है आपने। आराम से। रूसी होती है, रूस की जो भाषा है वो होती है चीनी वाली को मैंडेरियन बोलते हैं आप। स्पेनिश हो गई, ठीक है। अरे इंग्लिश बोल दिया मैंने, फ्रेंच है। तो एक बार फिर बोलिए, एक बार सिर्फ यूरोप की भाषाएं बोलिए पहले। कौन कौन सी? फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, और अब मैंडेरियन हो गई, वो एशिया की हो गई। और रशिया आपका यूरेशिया में आ गया, रशियन हो गई। और अरेबिक एक कौन सी होती है? 6ठी भाषा होती है अरेबिक। समझ में आया है ना? ठीक है, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूं मैं। भारत के जो 11वें मुख्य न्यायमूर्ति थे एम हिदायतुल्लाह, कौन से नंबर के? 11वें नंबर के जो न्यायमूर्ति
मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। उन्होंने 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था, पद ग्रहण किया था। पता है ना, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया था, तो कौन बनता? फिर यही प्रावधान है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बनेंगे। तो एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति का पदभार संभाला वो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे। कौन थे भाई? वे अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर सबसे लंबी अवधि 7 वर्ष 4 माह 20 दिन कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी थे। कौन थे? न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ या यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी थे। ठीक है। उसके बाद जो 4 साल 4 माह का जो कार्यकाल था वो था न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी का। किसका? न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी भी 4 साल 4 वर्ष रहे। 4 वर्ष 4 माह रहे। 4 वर्ष 4 माह रहे। सबसे कम समय सिर्फ 18 दिन तक कौन रहे? केन सिंह। न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह जी जो रहे वो खाली 18 दिन तक रहे। कितने दिन तक भाई? एक और है एस राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, वो 29 दिन तक रहे। एक न्यायमूर्ति GV पटनायक के 40 दिन तक रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। इसलिए सही उम्र में अगर आप पहुंच जाते हो तो क्या, तो वरिष्ठता के आधार पर दिया जाता है। अब चाहे 40 दिन हो, 18 दिन हो, 29 दिन हो, रहेंगे, नाम जुड़ेगा, उनका इतिहास में दर्ज होगा। ठीक है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, ये आपको पता है, पहली महिला, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। मैंने कहा लेकिन आज तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई, कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो नाम पहला आया महिला में वो कौन थी? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली 10 महिलाएं जो हैं, न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल, न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजना देसाई, न्यायमूर्ति R भानुमति, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति BB नागरत्ना, न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली। ये लगभग क्या 11 महिलाएं आज तक क्या रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज पहुंची हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई महिला नहीं बन पाई आज तक। क्लियर है? इतिहास बनाओ, लॉ करो, है ना। और चीफ जस्टिस पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या करो। चलो अगला, न्यायमूर्ति सैयद जफर इमाम पहले ऐसे न्यायाधीश थे जो लकवे की बीमारी के कारण पैरालाइज हो गए थे। लकवे की बीमारी के कारण यानी असमर्थता के आधार पर क्या मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए और 1964 में रिटायर हो गए। उनके स्थान पर न्यायमूर्ति PV गजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति PV गजेंद्र गढ़कर को भारत का 7वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। अगला 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति 37वें मुख्य न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर न्यायमूर्ति बोलना जरूरी है। न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन जी। ठीक है, सम्मान के साथ नाम लें। चलिए ऐसे ही 38वें नंबर के जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति HS कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। उससे पहले के जो लोग थे वो 1947 से पहले था उनका डेट ऑफ बर्थ। 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जन्म लेने वाले पहले जो भारत के, क्वेश्चन बना है, इसमें हंसने की आवश्यकता नहीं है भाई बच्चों, क्वेश्चन बना है, ये हल्के में मत लीजिए, इसलिए यहाँ पर कंसिडर किया गया है। 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति HS कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कभी ना कभी KBC में नंबर लग सकता है आपका भाई, और हो सकता है कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ का क्वेश्चन यही हो, तब क्या करोगे? आएगा नंबर? हाँ जी, फोन अ फ्रेंड। अच्छा हाँ ठीक है। 17वें मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती जी भारत में लोक हितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के प्रणेता कहे जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। जनहित याचिका,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक हितवाद, ये इसके जनक कौन माने जाते हैं? आंसर भारत में न्यायमूर्ति पीएन भगवती। न्यायमूर्ति बोलना जरूरी है, क्या जरूरी है? हाँ जी। अगला, भारत में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। कब हुई थी? फेडरल कोर्ट नहीं बोल रहे थे, नहीं पढ़ते हम जगह जगह पर कि फेडरल कोर्ट की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों के समय में 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश उस जमाने में कौन थे? सर मॉरिस गोयर थे। कौन थे? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सब पढ़ के गए न्यायमूर्ति हीरालाल जेखानिया, ऑप्शन में ही नहीं थे। उन्होंने कहा चलो पतंजलि, क्या पता न्यायमूर्ति एम पतंजलि शास्त्री हो, वो भी नहीं थे ऑप्शन में। अद्भुत से नाम थे, बच्चे परेशान हो गए कौन थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऑप्शन दिया ये वाला, कौन? सर मॉरिस, न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर, और एक दिया उन्होंने जैसे यूपीएससी जो जैसा होता था ना जो उस समय, उसके जो पहले अध्यक्ष थे उसका नाम दिया ऑप्शन में। अब बच्चों ने कुछ ने पढ़ा हुआ था, वहां कंफ्यूज हो गया कि पहले कौन, क्योंकि दोनों अंग्रेज थे। तो पहले यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ढूंढिए। स्वतंत्र भारत के नहीं बोल रहा हूं मैं तब का बोल रहा हूं जब यूपीएससी जैसी संस्था बनी थी। संघ लोक सेवा आयोग तो बाद में बोला गया उसको। तो सर मॉरिस गोयर याद रहेगा, ठीक है। इंदु मल्होत्रा, न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा भारत की पहली महिला अधिवक्ता हैं जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। क्या बनी? सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। इन्होंने 27 अप्रैल 2018 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ ली। अरे भाई, एक ऑप्शन पढ़ा था हमने कि राष्ट्रपति की राय में ख्यातिलब्ध विधि वेता हो तो भी आप क्या बन सकते हो? क्या बन सकते हो? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हो। तो न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा जो बनी है वो अधिवक्ता थी। क्या थी? अधिवक्ता मतलब एडवोकेट। और राष्ट्रपति की राय में सिद्ध हस्त क्या हो गए? विधि वेता हो गए, तो आप सीधे बन सकते हो। हाई कोर्ट्स में तो बहुत सारे जजेस बनते हैं ऐसे अधिवक्ता से सीधे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में महिला का अगर बोलेंगे पहली महिला कौन, तो न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। क्लियर हो गया? मैंने आपसे यूपीएससी का पूछा। हाँ जी, सर रोज बारकर। सर रोज बारकर यूपीएससी, जब स्वतंत्र भारत की यूपीएससी नहीं, पहले जब गठित हुई थी उस समय जो पहला अध्यक्ष था सर रोज बारकर, वो उन्होंने दूसरे ऑप्शन में दिया जाली में। तो क्या हो गया कि उसमें कंफ्यूजन हो गया। क्या हो गया? और ऐसे तीसरा ऑप्शन भी पहला कुछ करके दिया था उन्होंने। क्या दिया होगा? पहला ऑप्शन करके दिया था कुछ, अब मुझे भी ध्यान नहीं है, 15-20 साल पहले की बात है। चलो, अब हमने करना है भाई क्या? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां, पावर एंड जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पावर एंड जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक यानी मूल, प्रारंभिक यानी मूल, दूसरा अपीलीय और तीसरा परामर्श संबंधी व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया है। 3 भागों में बांटना है आपने, 3 भागों में पढ़ना है इसको। एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता, एक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता, एक परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो जहां वह संविधान की आधिकारिक व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन करता है, वहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। क्या करता है? तो आर्टिकल 131 आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन प्रदान करता है? आंसर आर्टिकल 131। उल्टा करके पढ़ना है आपने, पहले एक बार सीधा पढ़िए फिर उल्टा पूछिए अपने आप से प्रश्न। क्या कीजिए? स्वयं से प्रश्न कीजिए, कियम चू धम्मे, और फिर उसका उत्तर दीजिए। अपा सिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे साचे माधवे साधवे। मैं कहां चला गया एकदम से? इतिहास में सम्राट अशोक भी स्वयं से क्या करता है? प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, और उसका उत्तर खुद देता है। ठीक है, तो ऐसे आपने फिर पूछना है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता कहां है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहां है? आपने बोलना आर्टिकल 131 में। इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल 131 है। ठीक है,
जिसके तहत उसे कुछ मामलों की सुनवाई का आत्यंतिक अधिकार प्राप्त है। वह भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, एपेलेट कोर्ट है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? आंसर सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, आर्टिकल 133 के तहत सिविल मामलों में और अनुच्छेद 134 के तहत आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। किसको? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 132 के तहत संवैधानिक मामलों में अलग अलग याद करना है आपने कि संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान में अगर कोई लाइन समझ में नहीं आएगी, विवाद खड़ा हो गया कि इसका मतलब है क्या, कौन करेगा उसका निर्णय? क्योंकि संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो मैंने कहा आर्टिकल 132 के तहत संवैधानिक मामलों में, आर्टिकल 133 के तहत सिविल मामलों में, किसमें? सिविल मामलों में, और आर्टिकल 134 के तहत आपराधिक मामलों में यानी क्रिमिनल मैटर्स में अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है माननीय उच्चतम न्यायालय को। आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय को वैवेकीय अधिकार यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रदान करता है। वैवेकीय अधिकार कहाँ है? डिस्क्रिशनरी पावर्स कहाँ है? आर्टिकल 136 में है। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी वैवेकीय अधिकार के तहत वह किसी मामले में अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है, स्पेशल लीव दे सकता है। अगला आर्टिकल 137 के तहत वह अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। क्या कर सकता है? ये हम एक बार आर्टिकल पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और बता रहा हूं मैं। जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। कुछ मामलों को अपने पास सुनवाई के लिए मंगा सकता है, विड्रॉल भी कर सकता है, आर्टिकल 139A। आर्टिकल 143 के तहत, अगला आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय सलाहकारी अधिकारिता यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शंस प्रदान किया गया है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा आर्टिकल 129 के तहत प्राप्त है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय किसके साथ पढ़ते हैं 129 को? 215 के साथ पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑल्सो हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो 129 को किसके साथ पढ़ेंगे? 215 के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना होगा आपने। कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, ये ध्यान रखना कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मत करना। क्या मत करना? और डीएम डूएम सब धरे के धरे रह जाते हैं अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया आपने तो। सबसे ऊपर कौन है? जुडिशरी है। सबसे ऊपर कौन है? डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ, डीआईजी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप कोर्ट से ऊपर नहीं हो, कानून से ऊपर नहीं हो। इसलिए कभी भी भूल के भी जीवन में क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना अपने पूरे सेवा काल के दौरान। आर्टिकल 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगे। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 141 में कह रखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो लेखबद्ध हो गया और वो सब पर आबद्ध है। किस पर? हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, नीचे तक के कोर्ट्स पर क्या है? आबद्ध कर है। कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 141 में लिखा हुआ। इस अनुच्छेद के तहत पूर्व निर्णय के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमने यूएसए के संविधान से लिया शायद, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देकर संविधान के संरक्षण का दायित्व भी सौंपा गया है। क्लियर हो गया? तो अब मैं इसमें पहले खाली प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बता रहा हूं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है सुप्रीम कोर्ट का, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस क्या है। तो आर्टिकल 131 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को कुछ मामलों में सुनवाई का आत्यंतिक अधिकार दिया गया है। अब आप बोलोगे अब्सोल्यूट अधिकार क्या होता है, आत्यंतिक अधिकार क्या होता है? ठीक है, तो आगे की लाइन में बता रहा हूं। ऐसे मामलों की सुनवाई अन्य न्यायालयों की अधिकारिता को अपवर्जित कर सीधे उच्चतम न्यायालय को दी गई है। आत्यंतिक का मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जो कि किसी अन्य कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, सीधे कहां आएंगे? सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। कहां आएंगे? सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। अतः उच्चतम न्यायालय को वह क्षेत्राधिकार जिसके तहत वह किसी मामले को की सीधे सुनवाई करता है उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। क्या कहते हैं?
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय को दो प्रकार के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, एक है आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एक है आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट, दूसरा है समवर्ती यानी कॉन्करेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब कॉन्करेंट वाला आप बोलोगे क्या है, इसको कम लोग जानते हैं, कृपया इसको समझ लेना। मूल अधिकारों के हनन से संबंधित है। मूल अधिकारों के हनन में आपने पढ़ा होगा, जब आपने आर्टिकल 32 पढ़ा, तो अगर मूल अधिकारों का हनन हो जाता तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो वो समवर्ती क्षेत्राधिकार में आएगा। लेकिन पहले आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस क्या होते हैं। इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है। ऐसे मामले क्या होते हैं, एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ कौन हो, एक या एक से अधिक राज्य, उनके बीच में विवाद हो रखा हो। क्या हो रखा हो, एक तरफ मैंने कहा भारत सरकार है, एक दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो है वो क्या है, या तो एक राज्य है या एक से अधिक राज्य हैं, तो उनके बीच में जो विवाद है वो विवाद किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगा, क्योंकि वो क्या है, इसकी आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। दूसरा, ऐसा विवाद जहां भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य एक तरफ हो और एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हो। मतलब जैसे भारत सरकार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये मामले भी किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, सीधे कहाँ आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद चल रहा हो, उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। इस क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं विवादों को ग्रहण करता है जिसका कोई ऐसा तथ्य या विधि का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट शामिल है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद कई चीजों के हो सकते हैं। पता चला बसों को लेकर और परिवहन को लेकर विवाद हो गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य ऐसे विवाद जाएंगे जिसमें तथ्य, क्या, तथ्य या विधि का प्रश्न, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट शामिल हो। समझ में आ गया, जिस पर किसी विधिक अधिकार, लीगल राइट का अस्तित्व निर्भर करता हो। अतः इसके तहत उच्चतम न्यायालय राजनीतिक मामलों को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसी प्रकार वह सरकार के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत मामलों को भी इस अधिकारिता के तहत स्वीकार नहीं कर सकता है। सरकार के विरुद्ध नागरिकों, सरकार के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत मामलों को भी इस अधिकारिता के तहत स्वीकार नहीं कर सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट क्या होता है, आज तक तो देखो बहुत लंबा समय हो गया, आज तक ये इंपॉर्टेंट होता था कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता होती क्या है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि क्या नहीं ले सकता हो। तो जैसे मैंने अभी बताया, सरकार के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्रस्तुत मामलों को किसके, आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं ले सकता सुप्रीम कोर्ट। दूसरा मैंने बताया, राजनीतिक, कहीं पर है, राजनीतिक मामलों को ग्रहण नहीं कर सकता कौन, सुप्रीम कोर्ट, किसमें, आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। समझ में आया। आर्टिकल 131 के परंतुक के तहत, परंतु भी लगा हुआ है, परंतुक के तहत कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से अपवर्जित किया गया है। जैसे संविधान के लागू होने के पूर्व की गई संधियां और करार, संविधान के लागू होने के पूर्व की गई संधियां, कौमा करार, कौमा सनद आदि। अतः यदि कोई विवाद किसी ऐसी संधि, करार, सनद आदि से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान के लागू होने से पूर्व की गई थी, तो उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया। पता चला आपने बोला कि हमें तो जी टीवी के राजा बुलंदा बद्रीश जो थे, उन्होंने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दे रखा, उन्होंने बोल रखा कि सारा ऋषिकेश तो आपका है, मेरे परदादा जी को दिया था, और आप चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, किसको लेके, उस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस को लेकर। देश आजाद हो चुका है, अभी राजशाही खत्म हो चुकी है। ये अलग बात है कि सूक्ष्म रूप में अभी भी दिखाई देती है इस देश में, लोकतंत्र के अंदर, लेकिन मैंने कहा कि राजशाही खत्म हो चुकी है और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नहीं चलने वाला। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा,
यदि कोई विवाद किसी ऐसे, अच्छा ये तो बता दिया मैंने। इसके आर्टिकल 262 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 262। मैंने आपको कभी बताया था कि 262 और 263 को एक साथ पढ़ना। 263 को क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ना भाई 263 को? इंटरस्टेट काउंसिल, अंतरराज्यिक परिषद, अंतरराज्यिक परिषद बताया था। जब मैं अंतरराज्य परिषद पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था आपको 262 भी आएगा आगे चलकर। अंतरराज्यिक परिषद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 1990 तक नहीं बनाई जा सकी, 1990 में जाके बनी। जब जब विपक्ष ने कहा कि इंटरस्टेट काउंसिल बनाइए, उन्होंने कहा कि भाई जेएल नेहरू ने कहा था कि क्षेत्रीय परिषदें होनी चाहिए, काम कर तो रही है, लगभग लगभग एक जैसा काम है, तो क्षेत्रीय परिषदें अपना काम, रीजनल काउंसिल अपना काम करती रही, इंटरस्टेट काउंसिल नहीं बनाई जा सकी। इंटरस्टेट काउंसिल तब जाके 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल या 89-90 के आसपास बनी। तो उसके साथ मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 262 याद करना, अंतरराज्यिक जल आयोग, क्या अंतरराज्यिक नदी दोनों का विवाद जो होता है, नदियों का विवाद जो होता है, तो अंतरराज्यिक जल आयोग, इंटरस्टेट वाटर कमीशन को आर्टिकल 131 के तहत प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं रखा गया है। राष्ट्रपति ऐसे विवाद को उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए आर्टिकल 143(2) के तहत भेज सकता है तथा उच्चतम न्यायालय ऐसे विवाद पर परामर्श देने के लिए बाध्य है, यद्यपि राष्ट्रपति परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 262 के तहत अंतरराज्यिक जल आयोग को आर्टिकल 131 के तहत प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है। कावेरी जल विवाद हुआ था, जब हुआ था, अभी भी होता है हल्का फुल्का, तो बनी हुई है, हरियाणा दिल्ली के बीच में होता है पानी को लेकर। तो कावेरी जल विवाद बहुत बड़ा अनसुलझा विवाद है जिसे बोलते हैं, काफी हद तक सुलझाया गया उसे। हाँ जी, मैं कावेरी जल विवाद की बात कर रहा हूँ दक्षिण भारत में। हरियाणा दिल्ली बोल दिया मैंने, वो छोटा विवाद है, वो तो जब कभी आपस में दिक्कत होती है तो बंद कर देते हैं। हथनी कुंड बैराज से वो अलग चीज है, यमुना का। मैं कावेरी जल विवाद की बात कर रहा हूँ। जब कावेरी जल विवाद चल रहा था तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा किन किन के बीच में है, तो पता चला एक यूनियन टेरिटरी भी प्रभावित हो रही थी उससे, पुदुचेरी। क्या हो रही थी? तो जहां जहां से होकर कावेरी, जहां जहां पर कावेरी के जल का यूज किया जाता है, डैम की ऊंचाई को लेकर था कि भाई पानी यहां तक रखना है, सारा आप जमा कर दोगे तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले राज्य बोल रहे थे। बड़ा लंबा विवाद चला, है ना। तो अगर ऐसे कभी विवाद हो जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय के पास, राष्ट्रपति ऐसे विवादों को उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का एक परामर्श वाला जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 143। तो 143(2) में बोल रखा है कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया है जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, तो राष्ट्रपति उसको उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। तो वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि ना तो उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है, ना राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 143(2) के तहत अगर अंतरराज्यिक जल विवाद कोई संबंधी, कोई क्या मांगता है, राष्ट्रपति परामर्श मांगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो तब सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इतना समझ में आया? आ गया? चलो बढ़िया। दूसरा इसमें पढ़ना समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या पढ़ना है? कॉन्करेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार क्या है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से। तो मूल अधिकारों का हनन, मूल अधिकारों के हनन में आपने 32 भी पढ़ा, 226 भी पढ़ा। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, 226 के तहत आपने क्या पढ़ा, हाई कोर्ट। रिट जारी करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित मामले। मूल अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में से किसी भी न्यायालय में वाद के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी। इन अधिकारों के संबंध में आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय दोनों को शक्ति दी गई है। इसके तहत दोनों न्यायालयों को मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 प्रकार के लेख, कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हम पढ़ चुके हैं मूल अधिकार में, फिर भी बोल रहा हूं मैं। हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्टिलिटी, और अधिकार पेक्षा यानी को वारंटो लेख। क्या ये अधिकार दे रखे हैं कि इन रिटों के माध्यम से वो क्या कर सकता है, रिट जारी करके अनुतोष प्राप्त करवा सकता है किसको,
संबंधित व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति को। क्लियर हो गया। अब दूसरे उसमें हम पढ़ेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में बताऊंगा कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस क्या है सुप्रीम कोर्ट।